सामान्य पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण शब्द किस भाषा के इनवायरनर शब्द से बना है? तो फ्रेंच भाषा के। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित और सामाजिक घटक। पर्यावरण के चारों ओर घिरे वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के समूह को क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीवमंडल, बायोस्फीयर। जैविक और अजैविक घटकों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक, ये दो घटक हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? सभी जीव जंतु और उनका भौतिक परिवेश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है? 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? सर्वाहारी को। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या हमेशा उपभोक्ताओं से कैसी होती है? अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृत जीवों और सड़े गले पदार्थों का अपघटन करना। जीवाणु और कवक पारिस्थितिक तंत्र में किस श्रेणी में आते हैं? तो अपघटक श्रेणी में। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड। जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है? पारिस्थितिकी तंत्र सहायक है। पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता में, प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1986 में लागू हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल एवं वायु प्रदूषण। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 78%। कितनी है? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 21%।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? अभी तो बताया, स्ट्रेटोस्फेयर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? ओजोन परत। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के छिद्र का मुख्य कारण कौन सी गैस है? CFC। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वैश्विक तापन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धान के खेत और जुगाली करने वाले पशु। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और पशु की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। इन दोनों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रारंभ हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक किसे माना जाता है? लाइकेन। लाइकेन किस प्रकार का प्रदूषक बताती है? SO2 का। ठीक है। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में NOx लिखा होता है, ये NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, इस तरीके से। ठीक। ताजमहल का रंग फीका पड़ने का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किससे होती है? SO2 प्लस NO2 के मिश्रण से। वायु प्रदूषण मापने की सबसे आम विधि कौन सी है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालती है? तो यह रक्त की ऑक्सीजन क्षमता को कम कर देती है। धूम्र कोहरा जो होता है वो किन चीज़ों के मिश्रण से बनता है? तो धुआं और कोहरा। किससे बनेगा? धुआं और कोहरा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को। मोटर वाहनों से निकलने वाले सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन होते हैं? तो लेड होता है। लेड मतलब शीशा। शीशा का फॉर्मूला Pb होता है, लेड। मोटर वाहनों से निकलने वाले सबसे हानिकारक प्रदूषक होते हैं। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो ये है आपका आयन मंडल। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 5.6 से अगर कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगी। अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। किसने किया था? अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है? फिनलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश। मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1989 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था? 1987 में। लागू कब हुआ? 1989 में। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से पत्तियों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है? इनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण को बताते हैं, ठीक है। और लाइकेन जो होते हैं वो SO2 को बताते हैं। जैसे इनकी पत्तियां नष्ट होंगी समझ जाइएगा SO2 वहाँ पर प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी की बात करते हैं। पृथ्वी पर कितने % भाग पर जल उपलब्ध है? तो याद रखिएगा 71% भाग पर। अगर पूछे जल कितना है तो जल आपका है 71%। और अगर पूछे कि स्थल कितना है तो स्थल आपका कितना है? 29%। पृथ्वी के कुल जल का कितने % भाग पीने योग्य या मीठा जल है? तो 2.5 से 3%। मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्लेशियर और बर्फ की चोटियाँ। यहाँ पर पीने के लिए नहीं पूछा गया है, सिर्फ मीठे पानी के लिए पूछा गया है। समुद्री जल में लवणता का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा उसमें NaCl पाया जाता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संरक्षण दिवस कह दें या विश्व जल दिवस कह दें तो कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक कचरा और सीवेज का पानी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको। जल में ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना। BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या कभी कभी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी देता है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल देखना है, फिर बायोकेमिकल देखना है। BOD किसका सूचक होता है? तो जल में प्रदूषण की जो मात्रा होती है वो BOD का सूचक होती है, ठीक। जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। जैसे जल में आर्सेनिक बढ़ेगा ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। जल में फ्लोराइड की अधिकता से क्या प्रभावित होता है? तो हड्डियां और दांत होते हैं। फ्लोराइड से कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जल में फ्लोराइड की अधिकता से। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागरों में जल स्तर का बढ़ने का क्या कारण है? तो जल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 से बर्फ पिघलेगी तो ये जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र में कचरे या प्लास्टिक के जमा होने को क्या कहते हैं? तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बोलते हैं इसको। समुद्र में कचरा या प्लास्टिक के जमा होने को क्या कहा जाता है? तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 में। जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य विधि कौन सी है? तो क्लोरीनीकरण है, मतलब क्लोरीनीकरण। उसमें क्लोरीन मिला दो तो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। तो पानी को शुद्ध करने की सबसे उचित और सामान्य विधि है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, रामसर कन्वेंशन के उपलक्ष्य में। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर कन्वेंशन, ठीक है।
रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से रामसर कन्वेंशन संबंधित है। 83 नंबर, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में कुल रामसर हो गए हैं अब 99। ठीक है। चिल्का झील जो कि रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नीचे दिया भी, वूलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। समुद्र का खारापन मापने की इकाई क्या है? पीपीटी होता है। समुद्र का खारापन मापने की इकाई क्या होती है? पीपीटी होती है। जल चक्र को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? वाष्पीकरण और वर्षा की। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। जैव विविधता एवं वन्य जीव। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 95, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1973 में। भारत में टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक में किन जीवों को शामिल किया जाता है? विलुप्त प्राय जीवों को। साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और एक और थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। ठीक, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। एपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। बिश्नोई आंदोलन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, चमोली में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघ के लिए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बाघ के लिए स्थित है, सफ़ेद वाले बाघ के लिए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 22 नंबर, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2000
शब्दों में हॉट स्पॉट शब्द की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने। भारत में मुख्य रूप से कितने हॉट स्पॉट हैं? टोटल 4 हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा 1992 में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। भारत के बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी NBA का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ग्रीन पीस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरणीय जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय वाला। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। वन एवं पारिस्थितिकी विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। भारत का कुल वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की कटाई को रोकना। वनों के संरक्षण से संबंधित वन महोत्सव किसने शुरू किया था? तो KM मुंशी ने। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन राज्य कौन सा है? मिजोरम है। अगर आपसे पूछे प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन राज्य कौन सा है? मिजोरम है। भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पारिस्थितिक तंत्र में वनों को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक फेफड़े कहा जाता है। आपसे पूछे क्या कहा जाएगा? तो प्राकृतिक फेफड़े, लंग्स या नेचुरल लंग्स भी कह सकते हैं। भारत में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। भारत का पहला वन ग्राम कौन सा था? वेल, मध्य प्रदेश में। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 1976 में। कब किया गया? 1976 में। देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क आपका जिम कॉर्बेट है। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। मरुस्थलीय पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। भारत में कृषि वानिकी की शुरुआत कब प्रारंभ हुई थी? 1983 में, 1983। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अधिक पेड़ लगाकर या वृक्षारोपण करके। भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली या रेगुर मिट्टी। कौन सी है? काली या रेगुर मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण।
किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में। मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी बोलते हैं। मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। प्रदूषण, अपशिष्ट एवं नवीकरणीय ऊर्जा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। WHO के अनुसार सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 45 डेसिबल होनी चाहिए। 45 डेसिबल। मानव के लिए कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक होती है? 80 डेसिबल। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का क्या अर्थ है? तो सड़क के किनारे पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ध्वनि प्रदूषण। ई कचरा से क्या तात्पर्य है? ई कचरा से क्या तात्पर्य है? ई से इलेक्ट्रॉनिक कचरा। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भोपाल में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भोपाल में। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए भारत में कब सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1 जुलाई 2022 को। कब लगाया गया? 1 जुलाई 2022 को। CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूरा नाम है। CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो मेथेन, या इसी को मीथेन भी कहते हैं, CH4। बायोगैस में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो इसमें भी कौन सी होती है? मीथेन। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर एक पूछे तो ब्यूटेन होता है। सबसे ज़्यादा ब्यूटेन, अगर 2 ऑप्शन में हो तो ब्यूटेन के साथ साथ आपका प्रोपेन भी होता है। विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में उत्पादित होती है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा राजस्थान में उत्पादित होती है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो पवन ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु है। तो साउथ का तमिलनाडु है, वो पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। सौर ऊर्जा के लिए भारत में कौन सी प्रमुख योजना चल रही है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन परियोजना चल रही है। भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र भारत में कहाँ है? तो मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, 1948 में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका तारापुर, महाराष्ट्र। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।